गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हमने फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम फिशर से जो हमारे रिलेटेड हमारे मॉलिक्यूल्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंटेनिंग वन कार्बन एटम। ये हम कह सकते हैं कि वन कायरल कार्बन एटम या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंटेनिंग वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये हम जिनके पास जनरली जो वन स्टीरियो सेंटर रहता है या वन स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है या वन कायरल कार्बन रहता है उनको हम बोलते हैं इनैंसोमर। तो जो मैं डायरेक्ट आज का टॉपिक रहेगा इनैंसोमर, इनैंसोमेरिज्म। जो हमारे पास ऑप्टिकल कंपाउंड्स है या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर है, सबसे पहले एक फ्रेंच केमिस्ट थे लुइस पोस्चर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इन 1848 उसने क्या चाहिए कि जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा आइसोमर में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन जो उसका अरेंजमेंट्स रहता है एटम्स का वो डिफरेंट रहता है। एक से ज़्यादा आइसोमर में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हीं को हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूँ, ऑप्टिकल इनैंसोमर की बात करूँ, जो ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर विच आर ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज of each other are called enantiomer, which have same physical and chemical property but differ in rotation of plane polarized light, but differ in rotation of plane polarized light। अब मिरर इमेज क्या होते हैं एक दूसरे की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हेयर इज फ्लोरीन। जो इसकी मिरर इमेज रहेगी वो किस तरह से रहेगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड हेयर इज आयोडीन। क्लोरीन एक दूसरे के साथ है, सामने ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पे क्या करें, सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सॉरी, एक दूसरे पे क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे रखता हूं, मैं रेड से ड्रा कर रहा हूं, जो दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन, कार्बन, हेयर इज फ्लोरीन, हेयर इज आयोडीन एंड हेयर इज ब्रोमीन। एक दूसरे पे क्या दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर मैं इस पे रख रहा हूं तो दोनों पे क्या एक नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इनैंसोमर है। और जो हमारे पास इनैंसोमर रहते हैं उनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड प्रॉपर्टी रहती है वो सेम रहती है, लेकिन वो सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेशन में डिफर करते हैं। अगर ये सपोज करो, जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैं रेड वन को ड्रा कर रहा हूं यहां पे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये डेक्स्ट्रो है देन दिस वन इज द लीवो। मीन्स एक लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एक राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है। मुझे नहीं पता कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो, मैंने सिर्फ जस्ट रिप्रेजेंट किया उनको। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इनैंसोमर। और मैंने जो इस टॉपिक को हम ये बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर इन
compounds या in organic molecules having one chiral center. This one have only one chiral center. One chiral center and one stereogenic center. इसके पास क्या, एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है और एक ही इसके पास क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये हमारे पास इनएंसोमर्स होते हैं, इनको हम इनएंसोमर बोलते हैं। सो इनएंसोमर के लिए सबसे नेसेसिटी और जो सबसे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अगर हम वन कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं तो जो मिरर इमेज होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, मॉलिक्यूल का ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कार्डरी के लिए अगर हम बात करें मॉलिक्यूल एसिमेट्री होना चाहिए, मॉलिक्यूल कैसे होना चाहिए, एसिमेट्री। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या हुई, मॉलिक्यूल फर्स्ट वन क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या डायसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, जब हम वन कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम टू कायरल सेंटर की बात करते हैं तब जो ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, ये वहाँ पे सफिशिएंट नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास कायरल कार्बन एटम भी है, डायसिमेट्री भी है, एसिमेट्री भी है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएंसोमर नहीं शो कर रहा। तो हम उस तरह के मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं अभी। हम मीजो टार्टरिक एसिड की बात करेंगे, हम इनएंसोमर की बात कर रहे हैं, लेकिन इनएंसोमर में हमारे पास वहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अभी हमने ओनली सिंगल कार्बन एटम की बात की थी, वहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। H OH H OH, ये मेरे पास मीजो टार्टरिक एसिड है। इस एग्जाम्पल को आप बहुत स्टडी करोगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करते हो। मैं इसकी मिरर इमेज ड्रा कर रहा हूँ पहले इनएंसोमर चेक करने के लिए। COOH H H H OH H और यहाँ पे आ गया COOH। अब अगर मैं मिरर इमेज की बात करता हूँ तो ये एक दूसरे में क्या, दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मैं इसको उठा के इस पर रखता हूँ तो हाइड्रोजन और OH एक दूसरे के साथ कंसाइड करेंगे। जो ये वाला OH है ये इस हाइड्रोजन के साथ कंसाइड करेगा और जो ये OH है ये इस हाइड्रोजन के साथ कंसाइड करेगा। तो दोनों का नॉन सुपर इम्पोजेबल है। मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जो एक कार्बन है, एक ऐसा कार्बन है, एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप हो गए, तीन, OH H COOH, और जो पूरा ग्रुप है इसको आप एक ग्रुप मान लो Z, तो एक ऐसा कार्बन हो गया, कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन हो गया। तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इनएंसोमर होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन है, इस और इस मॉलिक्यूल के बीच में वो इनएंसोमेरिज्म होना चाहिए, इनएंसोमर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब मॉलिक्यूल को चेक किया गया तो ये दोनों मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल है। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कैसे है, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन डाल देता हूँ, मिरर प्लेन मैंने यहाँ पे डाला इमेजिनरी, मिरर प्लेन अगर मैं यहां पे डालता हूं तो ये एक दूसरे के दोनों क्या है, रिफ्लेक्शन है। मींस यहां पे क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं वो कैसा होता है, कायरल। कायरल होने के साथ साथ क्या होता है, ऑप्टिकली
इनएक्टिव। और वैसे भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर मॉलिक्यूल रोटेट हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है सिंगल, यहाँ पे होता क्या जनरली, ये जो मीजो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होते हैं दोनों तरह के मीजो कंपाउंड होते हैं, वो डेक्स्ट्रो भी होता है और लियो भी होता है। मीजो कंपाउंड को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टार्टरिक एसिड। पॉजिटिव नेगेटिव मींस ये डेक्स्ट्रो भी है, लियो भी है। अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे के साथ, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे क्या रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन होने के बाद ये मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के सेम है। तो ये जो मॉलिक्यूल है नॉन सुपर इम्पोजेबल है एक दूसरे के साथ, लेकिन मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे में आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू ईच अदर ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, INTER इंटरनल कंपनसेशन। मॉलिक्यूल का यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी प्लेन डालता हूँ तो मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रही है तो उस तरह के जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब वन स्टीरियो सेंटर या वन कायरल सेंटर की आप बात करेंगे तब आप एसिमेट्री, डायसिमेट्री या जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तब वो कंडीशन सफिशिएंट है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तब उस केस में आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई दूसरा सिमेट्री एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई दूसरा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो इनएंसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइडेंटिकल है। और जब तक मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तब तक वो इनएंसोमेरिज्म या डायस्टीरियोमेरिज्म वो सब की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे शो नहीं करेगा और मॉलिक्यूल क्या रहेगा एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल रहेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल है जहाँ पे टू स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जहाँ पे दो कार्बन एटम है, वो सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे हमारे पास इनएंसोमर नहीं होंगे। वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरह के हैं जहाँ पे इनएंसोमेरिज्म होता है। जैसे अगर मैं एलियन सिस्टम की बात करूँ, हमारे पास एक एलियन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, या हमारे पास डाइफिनाइल सिस्टम है, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो मेरे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, दिस वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन, दिस वन इज एलियन सिस्टम। एक दूसरा एग्जांपल और मैं ड्रा कर रहा हूँ साथ के साथ ही, ये बाइफिनाइल सिस्टम है। इस मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूँ जो दो बेंजीन रिंग है, दो फिनाइल रिंग है, इन फिनाइल रिंग का जो अरेंजमेंट है बड़ा ही मतलब एक इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट है इन दोनों का। ये दिस वन NO2 COOH एंड दिस वन इज NO2। इस तरह से मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे दिखाया है इस तरह से, जो मैंने इसको डार्क दिखाया, दिस वन इज डॉटेड, दिस वन इज डार्क, दिस वन इज डॉटेड, जो एलियन सिस्टम है, जो दोनों कार्बन एटम है ना एक दूसरे के, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम आपको देखने में तो इस तरह से लग रहे हैं,
देखने में इस तरह से लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में है किस तरह से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से हैं, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इस तरह ना होके इस तरह हैं, ये एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे के इस तरह ना होके इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों। बेंजीन आपको इस तरह से लग रहा है, मैं इसको किस तरह से दिखाऊं, अब ऐसे समझो ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, एक बेंजीन रिंग ये है और एक बेंजीन रिंग ये है, लेकिन जो ये वाला बेंजीन रिंग है जो मैंने अबव द प्लेन दिखाया है और इसको मैंने यहाँ पे बिलो द प्लेन दिखाई है, इस तरह से है, ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से हैं, ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से हैं, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल में है दोनों, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक प्लेन में नहीं है। जो ये वाला पार्ट है ये इस तरह से, ये यहाँ पे है बेंजीन रिंग, ये यहाँ पे है, और जो बिलो द प्लेन दिखाया, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया वो बिलो द प्लेन है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, ये एक दूसरे के दोनों 90 डिग्री पे है। जब आप मिरर प्लेन ड्रा करोगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ये विद इन द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे इसको मैं अगर इस पे उठा के रख रहा हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेंगे, मिरर इमेज बनेंगे सॉरी, लेकिन जो मिरर इमेज रहेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगी, इसलिए जो इनके बीच में रिलेशन है वो स्टीरियो आइसोमेर इनएंसोमर का है। इनएंसोमेरिज्म, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है यहाँ पे भी इनएंसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के इनएंसोमर। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल एक्चुअल में हमें दिखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन जो उसका 3D में जो अरेंजमेंट रहता है वो डिफरेंट रहता है, दिखता कुछ है एक्चुअल में होता कुछ है। दिखने में तो क्या लग रहा है कि विद इन द प्लेन है, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल है अलग अलग है, जो ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर है, दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम सेम एयर, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बाइफिनाइल सिस्टम में। एक्चुअल में जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको अबव और बिलो दिखाया है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंसोमर। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एक तो सबसे बेसिक सी प्रॉपर्टी यही है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो सभी क्या है सेम है। हमारे पास अगर दो टाइप के इनएंसोमर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं आइडेंटिकल, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम सी रहती हैं, आल्सो रिजेंबल्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। बट जो उसका बिहेवियर रहेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट वो डिफरेंट रहेगा। एक राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दूसरा लेफ्ट में करेगा, एक लेफ्ट में करेगा, दूसरा राइट में करेगा। इफ वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन अदर इज लीवो रोटेटरी। दिस वन इज प्रॉपर्टी ऑफ इनएंसोमेरिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंसोमर्स। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, वो डिफरेंट है। जो हमारे पास इनएंसोमर्स होते हैं, अगर मैं उनको, जैसे मेरे पास 2 ब्यूटेनॉल है, पॉजिटिव 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, अरे क्या है नेगेटिव 2 ब्यूटेनॉल। मैं इसको एस भी लिख देता हूं, आर और एस ये इनका नोमेनक्लेचर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये एस है तो दूसरा आर है, पॉजिटिव नेगेटिव वो किसी भी तरह से सकता है, पॉजिटिव 2 ब्यूटेनॉल और
2 ब्यूटेनॉल, दोनों अल्कोहल हैं। अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ किसी नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ, जैसे HBr हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो उस केस में जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों इनएंसोमर हैं, दोनों इनएंसोमर की मैं नॉन ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, और इवन द जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी सेम रहेगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों रिएजेंट की किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ में अगर रिएक्शन कराता हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट विद डिफरेंट रेट, विद डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। बट इस केस में क्या रहेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको विद सेम रेट ऑफ रिएक्शन। आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा विद सेम रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे इसमें सपोज करो मैं एल प्रोलिन ले लेता हूं, मैंने एल प्रोलिन कोई एक मिस डेक्स्ट्रोलीवो या मैं यहाँ पे नेगेटिव प्रोलिन, मैंने कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट यूज कर लिया। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इनएंसोमर की रिएक्शन जब आप ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ कराओगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस किसी इनएंसोमर की ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हो, नेगेटिव प्रोलिन हो गया या एल प्रोलिन हो गया, या हमारे पास और कोई हो सकता है, एस्टिक एसिड हो सकता है, नेगेटिव लैक्टिक यहाँ पे, और नेगेटिव लैक्टिक एसिड, अगर आप उसके साथ भी रिएक्शन कराओगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि उस केस में जो बाइंडिंग होगी रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल के साथ वो डिफरेंट रहेगी। क्योंकि आपने अभी देखा है कि जो दो मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट रहता है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे HBr HCl ये सेम है, इसका कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट होगा, तो जो बाइंडिंग साइट होगी, जो उसकी रिएजेंट रहेगी, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो डिफरेंट बनेगी उस केस में। थर्ड प्रॉपर्टी आती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं इनएंसोमर्स की बात करूँ, अगर मैं इनएंसोमेरिज्म में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट रहेगी। दो इनएंसोमर रहेंगे तो दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी। दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, हम ग्लूकोज शुगर जो हम लेते हैं, हम डी ग्लूकोज लेते हैं, आपको ग्लूकोन डी, ग्लूकोज डी होता है जनरली, हम उसको ग्लूकोन डी बोल देते हैं। ग्लूकोज डी होता है जो हमारे पास, वो डी होता है। डी ग्लूकोज हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है जनरली, हम उसको लेते हैं, हमें क्या देता है, डी ग्लूकोज क्या होता है, बॉडी में एंजाइम के साथ मिक्स होकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। जिस एनर्जी से हम अपने जो डे टू डे लाइफ के जो हमारे रूटीन के वर्क होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है बॉडी में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होता है, वो ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ADP के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी आगे उसको कंज्यूम करती है, फर्दर ब्रेक करती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, और जो हम अपने डे टू डे लाइफ के वर्क के काम करते हैं। लेकिन अगर मैं, ये हो गया डी ग्लूकोज, अगर मैं एल ग्लूकोज, अगर मैं एल ग्लूकोज को कंज्यूम करता हूं, उसको मैं खाता हूं, अगर मैं एल ग्लूकोज को लेता हूं तो वो मेरी बॉडी में ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, वो मेरी बॉडी में ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो विद द यूरिन के साथ बॉडी से ऐसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बिना यूटिलाइज हुए बॉडी में। दो इनएंसोमर है, मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन जो अरेंजमेंट है एटम का वो डिफरेंट है। तो जो डी ग्लूकोज है वो तो बॉडी को एनर्जी दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है, वाटर में ब्रेक हो रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो एल ग्लूकोज है वो बॉडी को कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेगा। ऐसे हम क्यूनिन की बात करते हैं, मलेरिया में एक बहुत ड्रग रहता है फार्मास्यूटिकल, उसकी फार्माकोलॉजिकल उसकी एप्लीकेशन है, मलेरिया में हम यूज करते हैं क्यूनिन। मलेरिया में अगर मैं बात करूं, हम नेगेटिव, जो ये नेगेटिव मीन्स इसका दूसरा आइसोमर है, ये क्यूनिन का, ये हम ये स्टीरियो आइसोमर हम यूज करते हैं मलेरिया में एज ए ड्रग, मलेरिया ड्रग
लेकिन अगर मैं उसका पॉजिटिव जो दूसरा आइसोमर है, अगर मैं उसको एज ए ड्रग लेता हूँ तो वो बॉडी में कुछ नहीं करेगा, मे बी एज ए पॉइजन एक्ट कर जाए, बॉडी में कुछ डिसफंक्शनिंग कर जाए, लेकिन ये क्या करेगा, बॉडी की फंक्शनिंग को बेटर करेगा। जो नेगेटिव क्यूनिन है या जो नेगेटिव साइन के साथ जो क्यूनिन है या उसका जो डिफरेंट आइसोमर है वो बॉडी में एज ए ड्रग एक्ट करेगा मलेरिया की। तो आपने देखा कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सेम रहती है, लेकिन जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के आइसोमर है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की हमने बात की कि डी ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन अब एल ग्लूकोज को अगर हम कंज्यूम करते हैं अपनी, तो हमें वो कुछ शरीर में कुछ भी नहीं करेगा, हमारी बॉडी में वो ऐसे डाइजेस्ट भी नहीं होगा और वो ऐसे ही विद यूरिन के साथ बॉडी से ऐसे एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। से हमने मलेरिया के बारे में डिस्कस किया कि जो नेगेटिव है उसका जो नेगेटिव आइसोमर है या इसका जो एक पर्टिकुलर आइसोमर है वही एज ए ड्रग एक्ट करता है, जो उसका दूसरा आइसोमर है वो एज ए ड्रग नहीं एक्ट करता। तो इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी। ये हमारे पास टॉपिक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन वन कायरल सेंटर, वन स्टीरियोजेनिक सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स, और हम कह सकते हैं इनहेंसोमेरिज्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमारे पास टू स्टीरियो सेंटर है या जहाँ पे हमारे पास टू स्टीरियोजेनिक सेंटर है, उसमें हमारे पास जो टॉपिक आता है डायस्टीरियोमर का आता है। उसमें सिमिलर भी हो सकते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल या जो एटम्स होते हैं, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सेम हम उसकी कंडीशंस की बात करेंगे, कंडीशंस के साथ साथ हम उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इनहेंसोमर की, हम उसको डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे इनहेंसोमर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।